नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आईआईटी बॉम्बे इन दिनों दलित समुदाय के छात्र की कथित खुदकुशी के मामले से चर्चा में है। बताया जा रहा है कि 18 साल के इस दलित छात्र दर्शन सोलंकी ने रविवार को आईआईटी के पवई कैंपस की हॉस्टल बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, जबकि पुलिस ने इस मामले में दुर्घटना से मौत का एक केस दर्ज किया है और वो मामले की आगे जांच कर रही है। इस बीच छात्रों के एक ग्रुप का आरोप है कि दर्शन सोलंकी ने कैंपस में दलित छात्रों के साथ भेदभाव से तंग आकर खुदकुशी जैसा कदम उठाया है। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन दर्शन सोलंकी की बहन और मां ने यही आरोप लगाए हैं। उन्होंने एनडीटीवी को यह बताया जब बातचीत की कि कुछ दोस्त उसके साथ जातिगत भेदभाव कर रहे थे, जिससे वो काफी परेशान था। दर्शन की बहन जानवी, जो अभी थोड़ी देर में हम उनसे बात भी करेंगे, उन्होंने दिन में बताया कि पिछले महीने जब वो आया तो उसने घर में बताया कि कैंपस में जातीय भेदभाव हो रहा है। जब उसके दोस्तों को पता लगा कि वो अनुसूचित जाति से है तो उसके साथ उनका व्यवहार एकदम बदल गया। उन्होंने दर्शन के साथ बात करना और उसके साथ घूमना फिरना एकदम बंद कर दिया। दर्शन की मां का यह कहना है कि वो काफी परेशान था, उसका उत्पीड़न हो रहा था, इसीलिए वो खुदकुशी के लिए मजबूर हुआ। दर्शन की चाची ने भी यही कहा है कि 1 महीना पहले जब वो घर आया तो उसने कहा कि कई छात्र इस बात के लिए उसको तंज कसते थे, नाखुश थे कि वो मुफ्त में पढ़ाई कर रहा है क्योंकि वो रिजर्वेशन या कोटा से आया है। कई छात्रों ने उससे यह भी कहा कि तुम फ्री में क्यों पढ़ रहे हो, जबकि हम काफी फीस दे करके इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं। हालांकि दर्शन सोलंकी के पिता का यह कहना है कि उन्हें आईआईटी में अपने बेटे के साथ भेदभाव की शिकायत की जानकारी नहीं है। दर्शन के पिता ने खुदकुशी के 2 दिन पहले अपने बेटे से बात की थी और उनका यह कहना है कि बेटा सामान्य रूप से बात कर रहा था। आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं जानवी सोलंकी, जो कि दर्शन सोलंकी की बहन है। जानवी जी, बहुत दुख का वक्त है आपके परिवार के लिए। आपको क्या किसी पर शक है? क्या आपको आपकी मर्जी के हिसाब से पोस्टमार्टम हुआ है? क्या बताना चाहेंगी आप दर्शकों को? एक डाउट तो मेरा स्टूडेंट्स पे भी है, सीनियर स्टूडेंट भी हो सकता है या फिर प्रोफेसर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पर्टिकुलरली ऐसे बोल तो नहीं सकते कि इसे इंसान ने की होगी। कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा, उन्होंने भी ऐसे प्लान करके मर्डर कर दिया होगा मेरे भाई का। क्योंकि ये सुसाइड तो है ही नहीं, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऐसा बोल रहा है इंस्टीट्यूट की वो बंदा 7वीं कक्षा से गिर गया। लेकिन जो बंदा 7वें माले से गिरता है उसकी बॉडी में एक हड्डी भी नहीं बचती। तो मेरे भाई को ना सिर्फ उसके सर में ही लगा हुआ था और पूरी बॉडी में कुछ हुआ ही नहीं था। उसकी पूरी बॉडी एज इट इज थी और उसके सर पे ही लगा हुआ था और कुछ नहीं था मेरे भाई, पूरी बॉडी। हाँ, और जब उन्होंने पहली बार जब कॉल करके बोला था कि तब उन्होंने ये बोला था मेरे पापा को कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है तो आप यहाँ आ जाइए, ये पहली बार बोला था। और जब दूसरी बार बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि आपका बेटा सीढ़ियों से गिर चुका है, ये दूसरी बार बोला था। और तीसरी बार जब वहां गए मुंबई, तो मेरे मम्मी पापा को ये बताया गया, उनके प्रिंसिपल, आईआईटी बॉम्बे के प्रिंसिपल ने ये बताया गया कि आपके बेटे ने 7वीं माले से छलांग लगाई। तो ये तीसरी बार झूठ बोला उन्होंने। तो हम किस पे यकीन करेंगे? कौन सी झूठी कहानी की हम यकीन करेंगे? कौन सी कहानियां बना रहे और कौन सी कहानी पे हम यकीन करें कि मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ है या फिर मेरा भाई गिर गया है सीढ़ियों से या फिर मेरे भाई ने छलांग लगाई है 7वीं कक्षा से। कोई ऐसा बोल रहा है कि दर्शन ने तीसरी तीसरी माले से उसने छलांग लगाई, कोई ऐसा बोल रहा है कि 7वीं माले से उसने छलांग लगाई। कोई स्टूडेंट ये बोल रहा है कि 7वीं कक्षा से इस पोजीशन में उसने छलांग लगाई। कोई ऐसा बोल रहा है ऐसे नहीं छलांग लगाई, कोई ऐसा बोल रहा है कि इस पोजीशन में छलांग लगाई। तो सब ऐसा अलग अलग बोल रहे हैं, तो हम किस कितना पे मन में यकीन करें? संदेह तो आता ये होगा। तो क्लियरली है कि मेरे हाँ, भाई ने सुसाइड तो किया ही नहीं है, किसी ने प्लान करके मेरे भाई का मर्डर किया है। तो ये तो क्लियरली बहुत बहुत साफ बड़ा ही है। आरोप। हम कोई नहीं मान रहे कि मेरे भाई ने सुसाइड किया होगा। तो ये बात तो क्लियर ही है कि मेरे भाई का मर्डर हुआ है। पोस्टमार्टम जी। की बात करें तो पोस्टमार्टम तो उन्होंने हमारी परमिशन के विदाउट ही कर लिया था। विदाउट हमारी हम्म। परमिशन उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया। हम्म। जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने ये बताया गया कि आपकी परमिशन के बिना वो लोग
पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। जब मेरे मम्मी पापा की साइन करेंगे, जब मेरे मम्मी पापा की परमिशन होगी, उसके बाद ही वो लोग पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे मम्मी पापा की परमिशन के बिना ही मेरे भाई का पोस्टमार्टम कर दिया। और जब मेरे मम्मी पापा वहां पहुंचे, 8:30 को मेरे मम्मी पापा पहुंचे थे, तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा को मेरे भाई की शक्ल ही नहीं देखने दी, उनको बॉडी भी नहीं देखने दी, शक्ल भी नहीं देखने दी। और उनको पूरी रात वहां बिठा बिठा के रखा कि उनको ये बोला गया कि अभी रात हो चुकी है, तो ये पोस्टमार्टम रूम बंद हो गया होगा, क्या अभी आप अपने बेटे से नहीं मिल सकते। उन्होंने यही बोला कि आप अपने बेटे से सुबह मिल सकते हैं। तो सुबह तक अपने वेट किया, सुबह भी हम कोई रिस्पांस नहीं आता है, दोपहर को भी कोई रिस्पांस नहीं आता है। मेरे मम्मी पापा को जब 3 बजे बॉडी सौंपी गई कि, और उस टाइम ये बोल के सौंपा गया मेरे भाई की बॉडी को कि आपके बेटे का पोस्टमार्टम हो चुका है। तो उसके पहले मेरे मम्मी पापा की साइन नहीं ली, परमिशन नहीं ली। तो विदाउट मेरे मम्मी पापा की सिग्नेचर या फिर परमिशन, विदाउट कोई परमिशन मेरे बहुत बहुत मम्मी गंभीर पापा की, आरोप हैं उन्होंने ये, जानवी पोस्टमार्टम कर दिया और मेरे भाई की शक्ल भी नहीं दिखाई मेरे मम्मी जी। पापा। बहुत गंभीर आरोप हैं और इससे ये साफ हो जाता है कि सिर्फ ये कह देना कि एक एक्सीडेंट था या खुदकुशी था, शायद उससे बात बने नहीं। इस मामले में भी जांच होनी चाहिए। जो आरोप आप अब लगा रही हैं, बहुत ही गंभीर बातें आप बता रही हैं। मैं आपसे बस इतना सवाल पूछना चाहता हूं, जानवी जी, आपके भाई के साथ जब बातचीत हुई थी तो वो क्या बता रहा था? आखिरी बार जब आपने बात की, वो ठीक से बात कर रहा था या नहीं, या दबाव में लग रहा था? परेशान तो नहीं था। जब भी वो कॉल करता था तो वो बहुत खुश हुआ करता था। हाँ, लाइक वो कंफर्टेबल नहीं था वहां पे। तो वो ऐसा बोला करता था कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि नई प्लेस है। वो पहली बार ऐसे बाहर निकला है। लाइक हमारे यहाँ स्कूल्स भी बहुत नजदीक थी, ट्यूशन भी बहुत नजदीक थे, तो ये सडनली ऐसे उसको बाहर जाने का ऐसे हुआ। तो वो कंफर्टेबल तो नहीं था, लेकिन वो ऐसा बोला करता था कि ये थोड़ा टाइम लगेगा कंफर्टेबल होने में। यहाँ से ये पूरा स्टेट नया 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 है, तो थोड़ा टाइम लगेगा कंफर्टेबल होने में। वो ऐसा बोला करता। जानवी सोलंकी जी, उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिले, दर्शन सोलंकी को इंसाफ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आईआईटी बॉम्बे ने इस पर क्या बोला है। दरअसल उधर आईआईटी बॉम्बे के जो प्रशासन है, उन्होंने दर्शन सोलंकी के साथ भेदभाव के आरोपों से इनकार कर दिया है। इतना आरोप अभी आपने सुना उनकी बहन द्वारा, और आईआईटी बॉम्बे कह रहा है कि एकदम इनकार। वो कहते हैं कि इस सिलसिले में एक बयान जारी करके उन्होंने उसमें कहा है कि कहीं कहीं कहा जा रहा है कि प्रथम वर्ष के छात्र की मौत की वजह भेदभाव है। हम इस बात का मजबूती से खंडन करते हैं। इसे सांस्थानिक हत्या यानी कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर बताना सही नहीं। फिर वो कहते हैं कि पुलिस अभी इसकी जांच कर ही रही है, अभी तक किसी भेदभाव का इशारा नहीं है। यह ऑफिशियली आईआईटी बॉम्बे की तरफ से बयान दिया जा रहा है। सोचिए, परिवार के आरोप के बाद भी दोस्तों से मिली सूचनाओं में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। संस्थान को पूरी तरह सामान्यवादी बनाने को लेकर के पूरा एहतियात बरता गया है। फैकल्टी द्वारा किसी भेदभाव को लेकर शून्य सहनशीलता। दाखिले के बाद किसी छात्र की जाति उजागर नहीं की जाती। छात्रों को संवेदनशील बनाने की पूरी कोशिश होती है। आईआईटी बॉम्बे की अपना SC/ST सेल है, वहां कोई भी शिकायत दर्ज कर सकता है। वहां बीते वर्षों में बस ना के बराबर शिकायतें आई हैं। इस मामले में ठोस शिकायत है, कार्रवाई हुई है। दर्शन सोलंकी की कथित खुदकुशी के मामले के तूल पकड़ने के बाद आज केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री और आधिकारिकता मंत्री रामदास अठावले आईआईटी बॉम्बे पहुंचे और आईआईटी के प्रशासन से उन्होंने बात भी की। अठावले ने कहा कि जातिगत भेदभाव के आरोपों से आईआईटी प्रशासन ने इनकार किया है, लेकिन अगर भेदभाव के आरोप हैं तो इनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई में आईआईटी आता है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ मदद देने के बारे में मैं सीएम, डिप्टी सीएम से बात करूंगा और गुजरात के मुख्यमंत्री से भी बात करके इस फैमिली को कुछ मदद मिल सकती है, वो मतलब मिलनी चाहिए, इसके लिए मेरी कोशिश रहेगी। पूरी इंक्वायरी तो होनी चाहिए, लेकिन अभी जो पुलिस ऑफिसर ने हमको बताया है कि भाई पिताजी से उनकी आधा घंटा पहले बात हुई थी और उन्होंने पिताजी को बोला था कि मुझे एक सब्जेक्ट ठीक नहीं गया है और उन्होंने बोला था कि चिंता मत करो, मैं मुंबई आ रहा हूँ, ऐसा पिताजी ने उनको बोला था। लेकिन इसका क्या कारण है, इसके पीछे और भी क्या कुछ कारण हो सकता है क्या,
इसकी पूरी जांच अगर स्पेशल ऑफिसर इंक्वायरी के लिए आएगा तो पूरा पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। इस मामले में सत्य ठीक से जांच होने के बाद ही सामने आ पाएगा, क्योंकि आप देखिए परिवार के आरोप आपने देख लिए, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे उसको एक्नॉलेज करने कोई तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे यहां भेदभाव होता ही नहीं है, हमारे यहां बड़ी स्ट्रांग सेल है। लेकिन यह एक तथ्य है कि देश में आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में छात्रों की खुदकुशी के मामले बढ़े हैं, खास तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के। उनके साथ भेदभाव की शिकायतें सामने आती ही रहती हैं। जैसे कि दिसंबर 2021 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि 2014 से 2021 के बीच आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र से फंड पाने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में 122 छात्रों ने खुदकुशी की। इनमें से 24 अनुसूचित जाति के थे, 3 अनुसूचित जनजाति के थे और करीब करीब 40 अन्य पिछड़े वर्ग से थे। यानी कि 122 में से 68 आरक्षित वर्गों से थे। ऐसा क्यों है कि 50% से ज्यादा जो सुसाइड हो रहे हैं इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में वो आरक्षित वर्गों से? ऐसी क्या वजह है? और उसके बाद ऐसा बयान आ जाना आईआईटी बॉम्बे की तरफ से कि कुछ है ही नहीं। कैसे नहीं है? आपके खुद के आंकड़े क्या बता रहे हैं? यही नहीं, अलग अलग कारणों से अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र सबसे ज्यादा इन संस्थानों को छोड़ने पर मजबूर भी होते हैं, यानी कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं। खुद राज्यसभा में सरकार का दिया आंकड़ा इसकी गवाही दे रहा है। 2021 में राज्यसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या बताया, आइए फिर से आपको दिखाएं। देश के 7 बड़े आईआईटी में 2016 से 2020 के बीच में ड्रॉप आउट होने वाले छात्रों में से 63% आरक्षित वर्गों से थे। ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर ऐसी रिपोर्ट उन्होंने बताई है तो इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? आईआईटी गुवाहाटी का रिकॉर्ड इस मामले में सबसे खराब रहा। वहां ड्रॉप आउट होने वाले 88% छात्र आरक्षित वर्ग से थे। कहां है जांच? उसकी रिपोर्ट कहां है? आईआईटी दिल्ली में ड्रॉप आउट होने वाले छात्रों में 76%, 76% आरक्षित वर्गों से थे और आधे से ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति से थे। कहां है जांच? कहां है रिपोर्ट? आईआईटी दिल्ली में ड्रॉप आउट होने वाले छात्रों में से 70% आरक्षित वर्गों से थे, जबकि 60% अनुसूचित जाति और जनजाति से थे। और उसके बाद जब इस तरीके की बात होती है, आईआईटी बॉम्बे से स्टेटमेंट आती है कि नहीं, ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है, तो फिर इसको लीपा पोती की तरह ना देख के फिर और कैसे देखा जाए? आईआईटी बॉम्बे में ड्रॉप आउट होने वाले आरक्षित वर्गों के छात्र का अनुपात कुल छात्रों में उनके अनुपात के बराबर ही था, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों का अनुपात ज्यादा था। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? यही कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के साथ जो न्यायिक व्यवहार हमारे समाज में और हमारे शिक्षण संस्थानों में होना चाहिए था, वो आज भी नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम के भीतर इस तरह का इनर्शिया, एक घर्षण है, देखने को मिलता है। वो आरक्षण आरक्षित वर्गों को लेकर संवेदनशील शायद नहीं हो रहा। आपको 3 महीने पहले का ही एक वाकया याद दिला दें। आईआईटी बॉम्बे ने एक दलित छात्र को दाखिला देने से इसलिए मना कर दिया था कि वो तय समय पर फीस जमा नहीं करा पाया। उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में डिवीजन बेंच ने मामले में दखल दिया और संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए आईआईटी बॉम्बे को निर्देश दिया कि वो उस दलित छात्र को सीट दे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आईआईटी प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि वो एक दलित छात्र है, उसकी बहन ने उसके लिए पैसे ट्रांसफर किए थे। आपको समझना चाहिए कि दरअसल असलियत क्या है। केस के तथ्यों को देखते हुए अगर दलित छात्र को सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो यह न्याय का उपहास हो। और सिस्टम का यह भेदभाव छात्रों तक ही सीमित नहीं है। अगर सिर्फ आईआईटी की ही बात करें तो 2020 में आईआईटी के डायरेक्टरों और सरकारी अधिकारियों के 8 सदस्यों के एक पैनल की सिफारिश देखी। केंद्र सरकार ने दाखिलों और भर्तियों में आरक्षण की नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने से जुड़ी सिफारिशों के लिए यह पैनल गठित किया था कि वो ठीक से इंप्लीमेंट हो जाए। इस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, आइए आपको बताते हैं। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर
वी रामगोपाल राव की अगुवाई में इस कमेटी ने सुझाव दिया कि अगर 1 साल के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के ओबीसी के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो फैकल्टी के आरक्षित पदों को अनारक्षित कर दिया जाए। यह भी कहा गया कि फैकल्टी की नियुक्तियों में आरक्षण से सभी आईआईटी को मुक्त रखा जाए। इस कमेटी की सिफारिशों को सरकार ने 2021 में खारिज कर दिया। अब केंद्रीय विश्वविद्यालयों की फैकल्टी यानी कि शिक्षकों में आरक्षित वर्गों की नियुक्तियों का हाल भी देख लीजिए। शिक्षा मंत्रालय के संसद में दिए गए 2021 के आंकड़ों के मुताबिक 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के शिक्षकों के 2297 पद मंजूर थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 1004 सीटें खाली, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ, 50% खाली। अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों के 1144 पद मंजूर थे, लेकिन करीब आधी यानी कि करीब 580 सीटें खाली। तो यह सवाल हमें पूछना पड़ेगा अपने आप से कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके बाद जब स्टेटमेंट आता है कि भेदभाव नहीं है, तो फिर इन आंकड़ों का क्या। आइए रुक करते हैं एक दूसरी खबर का। दिल्ली के जंतर मंतर में आज केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और करगिल इलाके के प्रतिनिधियों की मांगों से गूंजता रहा। अपनी विशिष्ट पहचान, संस्कृति, भाषा, जमीन और पर्यावरण को बचाने जैसी मांगों को लेकर इन लोगों को लद्दाख से दिल्ली आना पड़ा। इनमें सभी दलों और अलग अलग क्षेत्रों की संस्थाओं से जुड़े सैकड़ों प्रतिनिधि शामिल रहे। ले की संस्थाओं के प्रतिनिधियों की संस्था ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधि इसमें शामिल रहे। पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे जाने माने कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इसमें शामिल थे। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा इनकी तस्वीरें आ रही थी, ये एक अनशन पर बैठे हुए थे। लद्दाख के इन प्रतिनिधियों की प्रमुख मांगों में क्या कहा गया है वो ये है, लद्दाख को राज्य का एक दर्जा दिया जाए, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दी जाए, लद्दाख को लेह और कारगिल में 2 संसदीय सीटें दी जाएं, एक पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए। आइए समझते हैं कि लद्दाख के लोग दरअसल नाराज क्यों हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का एक विशेष दर्जा खत्म कर उसे और लद्दाख को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो लद्दाख में काफी उत्साह देखा गया। तब तक बौद्ध बहुल लेह के लोगों की मांग थी कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जम्मू कश्मीर की राजनीति उन पर हावी रहती थी और उनके आगे लद्दाख की आवाज दब जाती थी। लेकिन यह उत्साह तब गायब हो गया जब यह साफ हुआ कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में नहीं होगी। जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो लद्दाख से 4 विधायक वहां की विधानसभा में थे, लेकिन अब लद्दाख का प्रशासन पूरी तरीके से अफसरों के हाथ में चला गया है। कई लोगों का कहना है कि यह लद्दाख के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। दरअसल अभी लद्दाख में 2 हिल काउंसिल हैं, लेह और कारगिल, लेकिन दोनों में से कोई भी 6ठी अनुसूची के तहत नहीं है। इन हिल काउंसिलों के पास कुछ स्थानीय और छोटे करों को लगाने के अलावा और कोई अधिकार नहीं। लेह और करगिल के लिए और कई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रतिनिधि तो 6ठी अनुसूची से भी आगे जाते हुए लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। इसके अलावा नौकरी और जमीन को स्थानीय लोगों के लिए संरक्षित करने की मांग भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि सामने आ रही हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक कर दिया जाए, शिया मुस्लिम बहुल करगिल में ये बात की जा रही है कि सितंबर 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की जो सिफारिश की थी, ये कहा गया था कि लद्दाख में 97% आबादी जनजातीय यानी कि आदिवासी है। देश के अन्य इलाकों के लोगों के वहां जमीन खरीदने या हासिल करने पर रोक है और लद्दाख की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत को बचाए जाने की जरूरत है। 2020 में इस मुद्दे पर लद्दाख में बीजेपी समेत सभी दलों ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया। यह बहिष्कार तब वापस लिया गया जब जनवरी 2021 में गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में 6ठी अनुसूची जैसे प्रावधानों का वादा किया। इस मामले पर
गृह मंत्रालय ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और जमीन के संरक्षण के लिए तब के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की अगुवाई में एक कमेटी बनाने का भी ऐलान किया था, जिसमें करगिल के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का वादा किया गया। इसके बाद सरकार ने यह कहा कि वो लेह और करगिल की चिंताओं पर विचार कर रही है, लेकिन तब से लेकर के अभी तक कुछ खास बदला नहीं है। तो ये पूरा इतिहास है इस समस्या का। लद्दाख के प्रतिनिधि छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर बात आगे बढ़ा रहे हैं। आइए समझ लेते हैं कि ये छठी अनुसूची क्या है, क्योंकि अभी 2-3 बार इसके बारे में हमने बात कर दी। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची के तहत किसी राज्य में स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र या स्वायत्त जिला परिषद बनाने का प्रावधान है, जिसके पास कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है, यानी कि वो खुद अपने फैसले ले सकते हैं। स्वायत्त जिला परिषदों में अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं, जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ये परिषद अपने इलाके में जल, जंगल, जमीन, कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, ग्राम परिषद, गांव, कस्बा स्तर पर पुलिस, शादी, तलाक, सामाजिक व्यवहार, खनन, इन सब मामलों में नियम कानून बना सकते हैं। असम का बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद इसका उपवाद है, जिसमें 40 सदस्य हैं और वो करीब 40 मुद्दों पर कानून बना सकता है। संविधान की छठी अनुसूची के तहत अभी असम, मेघालय, मिजोरम में 3-3 परिषद है और त्रिपुरा में 1 परिषद है। अभी तक उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों के अलावा कोई भी इलाका छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। यहां तक कि मणिपुर, जहां कई इलाके आदिवासी बहुल हैं, वहां भी स्वायत्त परिषद छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। पूरी तरह आदिवासी राज्य नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश भी छठी अनुसूची के तहत नहीं आते। संविधान में कहा गया है कि छठी अनुसूची उत्तर पूर्व के लिए है। देश के बाकी आदिवासी इलाके संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत हैं, लेकिन यह सरकार का विशेषाधिकार है। वो इस स्थिति को बदलने के लिए संविधान संशोधन विधेयक भी ला सकती है। अब ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग दिल्ली में आज प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक भी शामिल थे। मैं सोनम वांगचुक के पास जाना चाहता हूं। सोनम जी, आपकी प्रमुख मांगे क्या है? नमस्कार जी। मैं तो हाल ही में जुड़ा हूं। मेरा चिंता ज्यादातर लद्दाख के पर्यावरण को संरक्षित रखना, पहाड़ों को, ग्लेशियर्स को और लोगों और उनकी संस्कृति को, जो कि इन्हीं पहाड़ों में जीने की एक कला हजारों वर्षों से यहाँ पनपी है, उस संरक्षण को सबसे बेहतर संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में मिलता है। तो एक तरफ हम 6वें शेड्यूल में ऐसे संरक्षण की मांग कर रहे हैं सरकार से, और फिर दूसरी तरफ लद्दाख में ये पाया गया, जब यूटी बना तो लोगों की बहुत उम्मीद और मांग थी कि वो यूटी विद लेजिस्लेचर हो, जिसमें कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि फैसला करें वो लद्दाख को कैसे विकास करना चाहते हैं। यही 6वें शेड्यूल में भी है कि जो भी विकास या उद्योग हो, लद्दाख विकास और उद्योग के खिलाफ नहीं है, मगर वो स्थानीय लोगों से पूछकर उनसे समन्वय बनाकर हो, ये चाहते हैं, और ये 6ठी शेड्यूल गारंटी देती है। वरना अगर सिर्फ राज्यपाल या उपराज्यपाल हो, वो अपने एक अकेले के सोच से यहाँ का विकास या विनाश करें, तो लोगों के पास कुछ भी हाथ में नहीं होगा। मगर इसके जो नतीजे हैं वो हमारे पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे 5 साला दृष्टि, अल्प दृष्टि से जब विकास किया जाता है तो वो जो विनाश हो जाता है वो पीढ़ियों तक सहना पड़ता है, जैसा आप जोशीमठ में देख रहे हैं, बहुत जगहों पे देख रहे हैं। तो इसलिए एक तरफ तो 6ठे शेड्यूल में संरक्षण, दूसरी तरफ फिर स्टेटहुड, जो कि जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा है, और लद्दाख मांग भी तो लेजिस्लेचर के साथ यूटी की कर रहा था। बाद में हमें पता चला कि लद्दाख को बिना लेजिस्लेचर का यूटी दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दी जाएगी। तो लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि स्टेटहुड लद्दाख को भी क्यों ना दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र का जो फायदा है वो लद्दाख के लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है कि उन्हें एक शख्स राज करे, जो कि आज की दुनिया में
सोचने में बहुत मुश्किल लगता है। पर सोनम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए इन मांगों को लेकर के आप लद्दाख से दिल्ली तो आ गए, क्या आपको लगता है कि यहां पर आपका संदेश सरकार तक पहुंच जाएगा? क्योंकि आपने ये संदेश लद्दाख से देने की कोशिश की, उसके बाद आप मजबूर हुए यहां आने के लिए, और अगर यहां भी नहीं माना गया तो? जी, पहली बात तो ये कोई संदेश या मांग कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लद्दाख के लोग। जब यूटी बना था तो लोगों की उम्मीद पूरी थी कि छठे शेड्यूल में तो अवश्य लिया जाएगा, क्योंकि 50% जनजातीय इलाकों में भी शेड्यूल एरिया घोषित किया जाता है। और आश्वासन भी खुद सरकार की तरफ से आया, गृह मंत्रालय की तरफ से, कानून मंत्रालय की तरफ से, जनजातीय मंत्रालय की तरफ से, नेशनल कमीशन फॉर ST/SC, सबने सिफारिश की कि लद्दाख को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। फिर जब चुनाव आए तो 2019 में संसदीय चुनाव में ये टॉप 3 एजेंडा में था, सबसे ऊपर के 3 बिंदुओं में। और जब 2020 में पर्वतीय परिषद, हिल काउंसिल के इलेक्शंस हुए, जो कि बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं, वहां पर ये पहला बिंदु था जो हमें बीजेपी पार्टी ने लोगों को एक, तो आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है वही अमल कर दें? नंबर 1 मैनिफेस्टो में है तो कोई नई बात करने को नहीं है, सिर्फ याद दिलाने की बात है कि आज 3 साल भूल हुए गए हैं और लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि इस पे अमल हो। मगर दुख की बात यह है कि धीरे धीरे वो चर्चा से खत्म हुआ और धीरे धीरे फिर ये एक तरह का अपराध सा बन गया 6 शेड्यूल का याद दिलाना। तो हम चाहते हैं कि युवाओं को 6 शेड्यूल बोलने पर उन्हें धमकाया ना जाए, जो कि स्थानीय प्रशासन से हो रहा है। आपको लगता है उस समय क्योंकि सूट करता था राजनीतिक रूप से ये बात करना, तो इस वजह से डाल दिया, और अब शायद सूट नहीं कर रहा है तो उस बारे में, उस दिशा में जाने के लिए कह ही नहीं रहे हैं? इन अ वे सरकार अपनी सोच में इवॉल्व कर गई। जी जी, मैं तो ये मानना चाहूंगा कि इसमें कुछ देर लग रही है, अंधेर नहीं है। वो अपने वादे पे टिकेंगे, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद है कि जो अभी सरकार है वो चरित्रवान सरकार है, जो वादे करते हैं उन्हें निभाएंगे। तो हम अभी तो MP भी बीजेपी के हैं, आपने उनसे नहीं बोला? नहीं कर रहा है जो बीजेपी के MP, वक्त की देरी समझते हैं। मेरा ये कहना है, आपके तो MP भी बीजेपी के हैं, उनसे ये मसला नहीं उठाया, वो आपकी आवाज नहीं बन रहे हैं? देखिए, कुछ बदल गया। शुरू में MP साहब और सारे सरकार और मंत्रालयों ने आश्वासन खुद से दिया था, फिर कुछ महीनों में कुछ ऐसा बदला कि सब चुप हो गए और सांसद जी भी चुप हो गए। तो लगता है कहीं से कुछ दबाव है उन पर कि वो नहीं बोल पाते इसके बारे में। अब लोगों का वहां ये सोच है कि शायद ब्यूरोक्रेसी के निचले सतह पर शायद कोई औद्योगिक शक्तियों का असर आया है, जो नहीं चाहते कि लद्दाख संरक्षित रहे और उनके शोषण से मुक्त रहे। वो चाहते हैं शायद कि वहां पर खनन हो और तमाम तरह के इंडस्ट्रीज आए। हम भी उसके खिलाफ नहीं है, मगर वो लोगों के समन्वय से, उनके पूछताछ के साथ हो तो वहां के लोग अपने धरती को प्रेम करेंगे और वो चाहेंगे कि आगे के लिए विनाश ना हो। आखिरी सवाल, एक आदमी जो 3 साल के लिए आए वो लद्दाख को उस तरह नहीं सोचेंगे जो वहां के लोग सोच पाएंगे। सोनम जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने बोला कि मैं कोई सरकार को सुनाने नहीं आया, मैं तो सिर्फ याद दिलाने आया हूं। याद लद्दाख में आपने दिलाने की कोशिश की, शायद बात बनी नहीं, दिल्ली आ गए, यहां भी अगर याद नहीं आई तो फिर? तो जैसा मैंने कहा है कि ये हमारा जो लेह में हमने किया वो सांकेतिक अनशन था। हम किसी और पे जोर नहीं डालेंगे या और किसी को दर्द और दुख नहीं देंगे, हम खुद पे सहेंगे। तो ये अनशन जो -25 डिग्री में हमने की लद्दाख में, वो अगली बार हम मजबूर होके 10 दिन के लिए करेंगे, फिर 15 दिन के लिए, फिर 20 दिन के लिए, जब तक जरूरत पड़े हम करते रहेंगे, जब तक जिंदा हैं करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इतना करने की जरूरत नहीं होगी और सरकार सुध लेगी जरूर। ठीक है, चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। पर सोनम वांगचुक, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका भी धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरों की खबर जारी रहेगी।
दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की तरह एक और मामला सामने आया है। एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपने पार्टनर की मोबाइल के चार्जर से गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर शव को 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। ठीक अगले ही दिन किसी और लड़की से शादी भी कर ली। शव 3 दिन तक फ्रिज में पड़ा रहा। अब यह व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में। ये है 24 साल का साहिल गहलोत। दिल्ली के मित्राओं गांव के रहने वाले साहिल पर अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोप है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। कल हमने आरोपी को अरेस्ट किया था और आज हम 5 दिन का उनका पुलिस रिमांड लेके आए हैं। पूछताछ जारी है और जो उन्होंने रूट फॉलो किया है रात को गाड़ी में, उस रूट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी मल्टीपल टीम्स लगी हुई हैं, ताकि वहां अगर कोई सीसीटीवी फुटेज है या कोई और क्लू है तो हम ले सकें। पूछताछ में साहिल ने बताया कि 9 फरवरी को वो अपनी प्रेमिका निक्की यादव को बिंदापुर से इसी वर्ना कार में लेकर कश्मीरी गेट इलाके में गया। कार में ही उसका निक्की से झगड़ा हो गया। इसके बाद उसने मोबाइल के चार्जर से निक्की का गला घोंट दिया और फिर उसके शव को लेकर कश्मीरी गेट से 40 किलोमीटर दूर अपने गांव के बाहर इसी ढाबे में आया और शव को फ्रिज में छिपा दिया। दिल्ली के मित्राओं गांव के बाहर ये वही ढाबा है जो कि आरोपी साहिल गहलोत का है। निक्की यादव की हत्या करने के बाद वो कश्मीरी गेट इलाके से अपनी वर्ना कार से निक्की का शव लेकर अपने इसी ढाबे में आया और उसने शव को ढाबे के अंदर फ्रिज में रख दिया। उसके बाद अगले दिन यानी 10 फरवरी को उसने किसी और लड़की से शादी कर ली और घर से गायब हो गया। आरोपी की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगी। साथ में इस मामले में जो फॉरेंसिक एविडेंस हो सकते हैं वो अगले 5 दिनों में इकट्ठे किए जाएंगे। इतना ही नहीं, उसने अगले दिन 10 फरवरी को किसी और लड़की से शादी कर ली और घर से गायब हो गया। दरअसल उसकी 2018 से निक्की यादव से दोस्ती थी। दोनों पहले दिल्ली और फिर ग्रेटर नोएडा में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन साहिल के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। 9 फरवरी को साहिल अपनी सगाई के बाद रात में निक्की के पास गया। निक्की को पता चल गया कि अगले दिन साहिल किसी और से शादी करने वाला है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। 9 तारीख को सुबह इसकी एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है। 9 तारीख की शाम को उसके पास आता है। जब वो उसको कन्फ्रंट करती है कि मैंने ऐसा सुना है, तो कहता नहीं नहीं मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और उसी दौरान ये दिल्ली में कि बस अड्डे चलते हैं, वहाँ चलते हैं और उसका मर्डर करके ये करता। अगले दिन सुबह शादी में चला जाता है बारात लेके 10 तारीख को। अब ये आदमी ढाबे को इसने बंद किया हुआ है, लेकिन इसके दिमाग में उधेड़बुन यही है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर ये शादी करने के बाद ये इस बॉडी को डिस्पोज कर देता तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती। तो जो टाइमिंग था वो बहुत ही परफेक्ट था कि जो हमने इसको टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। बुधवार को निक्की का पोस्टमार्टम हुआ और उसके घर वाले उसका शव लेकर झज्जर चले गए। निक्की के घर वालों के मुताबिक उन्हें नहीं पता था कि निक्की साहिल के साथ रिलेशनशिप में है। निक्की के घर वाले चाहते हैं कि साहिल को फांसी हो। अब साहिल को गिरफ्तार कर लिया तो न्याय की क्या मांग? न्याय की यही मांग है जी, उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए। साहिल ने जनवरी 2018 में उत्तम नगर में एसएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू की। उस समय झज्जर की रहने वाली निक्की यादव भी उत्तम नगर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वहीं दोनों मिले और उन्हें प्यार हो गया। आरोपी ने फरवरी 2018 में ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में डी फार्मा में एडमिशन लिया और निक्की ने भी उसी कॉलेज में बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया। इसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा में किराए के मकान में साथ में रहने लगी। दोनों साथ में मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून भी घूमने गए थे। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह खूबसूरत लगता सफर इतने दुखद और बदनुमा अंत तक पहुंचेगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर। नमस्कार।